हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बेसिकली, ठीक है, मैकेनिक्स का। ठीक, मैकेनिक्स बेसिकली क्या है उससे रिलेटेड बात करने जाते हैं। ठीक, सुनो मेरी बात। देखो, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो पोर्शन है वो है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स क्या है? ठीक है, कोई भी बॉडी आपकी जो है, ठीक है, वो रेस्ट में रहती है या फिर आपकी मोशन में रहती है। उस टाइम पर अगर वो चल रही है या रुकी हुई है तो उस स्टडी जो है वो कहलाती है आपकी मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, सो स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन, ये केस में उसकी स्टडी जो है, ठीक है, वो कहलाती है आपकी मैकेनिक्स। ठीक, अच्छा, अब इस मैकेनिक्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, पहला पार्ट जो है दैट इज बेसिकली द काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज डायनामिक्स। ठीक, तो सेकेंड पार्ट है अपने पास में डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हम जब बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स के अंदर हमारी जो बात होती है वो होती है रिलेटेड टू व्हाट? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इस केस में जब हम बात करते हैं तो जो मोशन का कॉज है, ठीक है, जैसे मोशन जो है बेसिकली उसका जो कॉज है, ठीक है, उससे रिलेटेड बात नहीं करते हैं। आसान भाषा में बताना चाहूँ तो मोशन का जो कॉज होता है बेटा लोग, वो कॉज होता है आपका फोर्स। तो जो फोर्स है उसको कंसीडर किए बिना अगर हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं देन दैट स्टडी कम्स अंडर काइनेमेटिक्स। ठीक, अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं डायनामिक्स की, सो डायनामिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन, ठीक, विथ कंसिडरेशन ऑफ फोर्स या कॉज। ठीक है, तो मोशन की स्टडी विद कंसिडरेशन ऑफ फोर्स या फिर कॉज जो मोशन का है उसको अगर आप स्टडी करते हो तो वो कहलाता है आपका डायनामिक्स। ठीक है, इसको तो हम बाद में स्टडी करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट टॉपिक इज बेसिकली द व्हाट? दैट इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलो, सो काइनेमेटिक्स जो है, ठीक है, वो क्या है आपका, वो आपको पता चल गया है। काइनेमेटिक्स का जो मतलब होता है बेटा, ठीक है, मतलब बॉडी आपकी जो है वो मोशन में है, रुकी हुई है, चल रही है या रुकी हुई है। चल रही है तो कितना तेज चल रही है, कितना धीमे चल रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, इन सब की जो स्टडी है वो आती है आपकी काइनेमेटिक्स के अंडर में। ठीक, काइनेमेटिक्स के अंडर में जो हम मेन चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले होगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन, उसके बाद में जिसको कुछ लोग मोशन इन 1D के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मतलब 1D मोशन। ठीक, अच्छा, दूसरी बात पर आ जाओ। दूसरा जो मोशन है दैट इज बेसिकली द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसके अंदर हम दूसरी बात जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से। इसको कुछ लोग 2D के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और तीसरी बात जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जो तीसरा मेन टॉपिक होगा दैट इज बेसिकली द रिलेटिव मोशन के बारे में। ठीक है, यानी मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अदर। ठीक है, एक बॉडी का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो हम करेंगे किसके अंदर? रिलेटिव मोशन के अंदर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन यानी मोशन इन 1D। ठीक, अच्छा, तो मोशन इन 1D को बताने से एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। मोशन आपका 1D, 2D और 3D में कब कहा जाएगा कि बॉडी आपकी 1D में कब है, 2D में कब है और 3D में कब है। ठीक, अच्छा, तो समझो ज़रा, 1D मोशन का मतलब होता है व्हेन बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी बॉडी आपकी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है, तो उसकी जो मोशन है, जो उसका मोशन है वो क्या कहलाता है आपका? दैट इज सेड टू बी 1D। ठीक है, तो व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी,
ठीक है, तब उसका मोशन जो है वो क्या कहलाता है, तब उसका मोशन कहलाएगा 1D। ठीक है, अच्छा अब उस केस में इस बात को ध्यान रखिएगा कि चाहे बॉडी किसी भी एक एक्सिस की तरफ चल सकती है, चाहे दूसरे एक्सिस की तरफ चल सकती है। ठीक है, चाहो तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि बॉडी इस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि बॉडी जो है वो उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो या दो कोऑर्डिनेट चेंज हो। कंडीशन ध्यान रखिएगा, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी इज 1D। ठीक है, अब वो मोशन आपका एक एक्सिस, मान लीजिए सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ भी हो सकता है, उसका मोशन अलोंग सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ भी हो सकता है, और उसका मोशन किसी और स्ट्रेट लाइन पर भी हो सकता है। बट तीनों केसेस में जब तक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगी तब तक हम उसके मोशन को क्या कहेंगे, 1D कंसीडर करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उसमें यह ना है कि चाहे उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, व्हेन बॉडी मूव्स ऑन दिस वन उसका सिर्फ एक एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन जब बॉडी आपकी इसमें मूव करेगी तब बॉडी का एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज होगा। लेकिन अगर बॉडी इसमें मूव करती है तो देखते हैं आप कि दोनों कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो सकते हैं। बट अगर हम सिर्फ इस मोशन की स्टडी करेंगे, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हमारी विल पर डिपेंड करते हैं कि हम किसको कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सा होगा। हम चाहें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे घुमा भी सकते हैं, तो अब ये हमारे लिए तो एक्स एक्सिस की तरह वर्क कर रही है ना, तो उस केस में हम ये नहीं कंसीडर करेंगे कि ये 2D मोशन का केस हुआ। ठीक, अच्छा तो फिर 2D में क्या आएगा वो भी बता देता हूं, एक बार सुनो मेरी बात। तो 2D के लिए आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या याद रखनी है, 2D के लिए आपको जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है, व्हेन बॉडी मूव्स इन ऑन अ कर्व्ड पाथ, जब बॉडी एक कर्व्ड पाथ पर मूव करती है, जब बॉडी आपकी एक कर्व्ड पाथ पर मूव करती है, ठीक है, बट इन अ प्लेन, मगर मूव करे सिर्फ एक ही प्लेन में, ठीक है, तो उस तरह का मोशन जो है वो कहलाएगा आपका 2D मोशन। ठीक है, अगर बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर चली दैट इज 1D, अगर बॉडी ने अपने पाथ को कर्व कर दिया, ठीक है, इट मे बी अ सर्कुलर, पैराबोलिक और एनी शेप, बट उस कंडीशन में बॉडी का जो मोशन है वो कहलाएगा मोशन इन 2D। बॉडी जो है उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना होके एक कर्व होना चाहिए। उस केस में अगर कर्व्ड पाथ पर बॉडी मूव कर गई देन इट्स मोशन इज सेड टू बी इज 2D। ठीक है, अच्छा यहां पर ही मैं 3D के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं, ऑल्दो हमें उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल्स के फॉर्म में ये पूछ लिया जाता है कि ये मोशन आपका 1D है, 2D है या 3D है, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3D मोशन के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, 3D मोशन के लिए याद रखना पड़ेगा आइदर बॉडी मूव्स along straight line और curved, ठीक है, बट नॉट इन अ प्लेन। अगर बॉडी एक से ज्यादा प्लेन में मूव करने लग जाती है, आइदर इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और इट इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ, चाहे वो किसी भी तरह के पाथ पर मूव करे, ठीक है, बट अगर वो एक प्लेन में मूव नहीं कर रही है देन इट्स मोशन इज सेड टू बी 3D। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपने एक एग्जांपल जैसा पूछा हुआ है एक बार कि आपकी एक जो है काइट जो है वो आपकी मूव कर रही है इन स्पेस, काइट फ्लाई इन स्पेस, ये किस तरह का मोशन होगा, ऑब्वियस है 3D मोशन होगा, क्योंकि स्पेस में कोई भी मोशन होगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी 3D। ठीक है, एक एग्जांपल आप 2D का भी ले सकते हैं। ठीक है, एन आंट मतलब चींटी है ना, एन आंट रेयरिंग ऑन ग्राउंड, अगर कोई आंट है जो कि ग्राउंड में चल रही है, एक रूम में चल रही है, तो उसके मोशन को आप कंसीडर करेंगे 2D। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में चले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, वो पाथ पर, फ्लोर पर रेयर कर सकती है, इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो 1D 2D 3D में बिल्कुल कभी कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक, सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूं हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से, यानी मोशन इन 1D के लिए। ठीक है, मोशन इन 1D के लिए समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझते हैं मोशन क्या है।
ठीक है। क्या मोशन अकेले डिफाइन किया जा सकता है, क्या मोशन एक अब्सोल्यूट टर्म है या फिर नहीं है, उस चीज को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, मोशन और रेस्ट ये जो दो टर्म्स हैं आपके, ठीक है, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो रिलेटिविस्टिक टर्म्स हैं। ये कैसे टर्म्स हैं? ये दोनों रिलेटिविस्टिक टर्म्स हैं। ठीक है, आप कभी भी विदाउट रेफरेंस इनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये कभी भी अब्सोल्यूट डिफाइन नहीं होंगे। ठीक है, कैसे वो समझिए जरा। एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ छोटा सा, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है और एक यहाँ पर खड़ा हुआ है, ए बी और सी। ठीक है, ये तीन बॉडीज हैं आपकी। अगर ये मोशन में है गाड़ी, ठीक है, ये मान लीजिए v वेलोसिटी से आपकी मूव कर रही है, उस केस में अगर ये b को हम मोशन कंसिडर करें, सो b जो है वो c के रिस्पेक्ट में तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, जबकि b जो है वो a के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूं आपको कि जो b है, ठीक है, वो c के रिस्पेक्ट में आपका किस में है? रेस्ट में है, और वही b आपका a के रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक, तो जो भी आप डिफाइन करेंगे वो कभी भी अब्सोल्यूट डिफाइन नहीं करेंगे, मोशन या रेस्ट हमेशा आप किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। ठीक है, B कैन बी इन मोशन एट अ सिंगल टाइम विद रिस्पेक्ट टू C एंड एट द सेम टाइम इट इज इन द मोशन विद रिस्पेक्ट टू A व्हाइल इट इज इन द रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू C। C के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है और A के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, सो मोशन और रेस्ट जो हैं ये दोनों आपकी रिलेटिविस्टिक टर्म्स हैं। अगर मोशन और रेस्ट को आप डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे? सो मोशन क्या होगा? ठीक है, व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या फिर रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी तो वो कहलाएगी मोशन में। जबकि दूसरी तरफ अगर व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस तो हम उसको कहेंगे रेस्ट में है, और अगर वो चेंज कर रही होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो मोशन में है। जैसे यहां पर B जो है इज इन मोशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू A एंड B इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू C। ठीक है, सो जो भी आपका रेफरेंस है, ठीक है, जो भी आपका रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा आप मोशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैसी हैं? रिलेटिविस्टिक टर्म्स हैं, अब्सोल्यूट कभी भी इनको डिफाइन नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा, अब बात करता हूं रिलेटेड टू मोशन पैरामीटर्स। ठीक है, मोशन की जब बात कर रहा हूं तो सबसे पहले बात करूंगा मोशन पैरामीटर्स की। ठीक है, मोशन पैरामीटर्स में सबसे पहला जो पैरामीटर है, ठीक है, दैट इज बीइंग डिफाइंड इज पोजीशन। पहला जो आपका मोशन पैरामीटर है जो हमें डिफाइन करना है वो होगा पोजीशन। ठीक है, अच्छा, क्या है वो समझो जरा। मान लीजिए कि ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ठीक है, अच्छा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये आपको पता है कि आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, इसकी पोजीशन जो है वो x, y है। ठीक है, अच्छा, हम जानते हैं कि जो भी हम ओरिजिन से और इसको ज्वाइन करने के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दिस वेक्टर इज नथिंग बट जस्ट द पोजीशन। यही होगा आपका पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर जो आपको ओरिजिन को आपको किसी बॉडी की पोजीशन से ज्वाइन करने पर मिलेगा, ये कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अच्छा, सो पोजीशन क्या है? अ वेक्टर which define the position of a body with respect to origin। जो origin के रिस्पेक्ट में
ठीक है, आपकी पोजीशन जो है बॉडी की उसको डिफाइन कर सकें। ओरिजिन या फिर कह सकते हो रेफरेंस, जिस भी रेफरेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप रेफरेंस कंसीडर कर रहे हो उसको आप कंसीडर कर दो कि वो यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके रिस्पेक्ट में आप अपने मोशन को डिफाइन कीजिए। तो इस बॉडी की जो पोजीशन डिफाइन करेगा, इस वेक्टर को मैं आर वेक्टर से दिखाता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेडियस वेक्टर, दैट्स वाई इस आर वेक्टर को मैं किससे दिख सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको मैं आर वेक्टर से डिफाइन कर सकता हूं एंड इट इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये तो हो गया जिसमें मैंने दो x और y के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को डिफाइन किया। इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिन से x डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां से कितने डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, यहां से ये y डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। तो ये x डिस्टेंस पर ओरिजिन से और y डिस्टेंस पर ओरिजिन से खड़ा हुआ है, दैट्स वाई इसका पोजीशन वेक्टर x आई कैप प्लस y जे कैप लिखा, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को 1D में डिफाइन करना चाहता हूं, जैसे सिंपली एक एग्जांपल लेता हूं, किसी ने मुझे बोला अ बॉडी मूव्स 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, अ बॉडी मूव्स 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। एक बॉडी जो है वो 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस पर मूव करती है और वहां खड़ी हो जाती है, या बेटर ये है मैं ऐसे लिख लेता हूं, बॉडी एट 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब मैं क्या लिखेगा, देखो जरा, ये ओरिजिन है आपका, इस पर ये 5 मीटर पर खड़ी हुई है, एक्स बराबर 5 पर, ये इसकी पोजीशन हो गई, ठीक है, ये इसकी पोजीशन हो गई। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर मैं किसी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करता हूं, देन इट इज सेड टू बी द गिवन बाय द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ ही बात करो, वाई एक्सिस की तरफ भी हो सकता है। जैसे अगर कोई बॉडी आपकी इधर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करूंगा, y इक्वल्स टू 5, ठीक है, या आपका y इक्वल्स टू 5 इसकी पोजीशन हो गई। अब जब ये x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो इसको लिखो i कैप के साथ, इसको लिखो j कैप के साथ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पोजीशन जो है वो आपका क्या कैसी क्वांटिटी है, इट्स बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बेसिकली किसके बराबर है, किसके बराबर है बेटा, एक कैसी क्वांटिटी है, सॉरी ये क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, ठीक है, इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होंगे। सो जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो भी आपकी बॉडी कहीं भी खड़ी हुई है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो जाएगी बॉडी से वो कहलाएगी उसकी क्या, मैग्नीट्यूड। दूसरी बात पर जाता हूं, दूसरी बात अगर मैं करता हूं तो रिलेटेड टू डायरेक्शन। सो जो डायरेक्शन होगा पोजीशन वेक्टर का, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, सो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो आप ऐसे लिखोगे कि हेड जो है, ठीक है, बॉडी का जो हेड है, इट विल एट पोजीशन, और जब आप उसका टेल देखोगे वेक्टर का, तो वो टेल जो है वो होना चाहिए ओरिजिन पर। इस वेक्टर की जो भी डायरेक्शन होगी, मतलब वेक्टर का हेड जो है वो होना चाहिए आपका पोजीशन पर, जो भी बॉडी की पोजीशन है वहां जहां बॉडी खड़ी है वहां, और टेल जो है वो कहां होनी चाहिए, ओरिजिन पर, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, देखिएगा जरा, ठीक, ऐसे कह रहा है आपसे कि एक बॉडी जो है वो पहले ईस्ट की तरफ चलती है, फिर चलती है नॉर्थ की तरफ। अब मान लीजिए कि वो x चली है ईस्ट की तरफ और y चली है नॉर्थ की तरफ, आप इसकी पोजीशन को कैसे लिखोगे, तो देखो जरा, आप ये कंसीडर करो कि ये जो हैं ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, ये आपका पॉजिटिव x एक्सेस, ये पॉजिटिव y, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव z एक्सेस, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा ना, कुछ क्वेश्चंस में आपके याद करना रखना कि ये मतलब भूल ना जाना कि z भी कुछ होता है ना। तो ये आपका पॉजिटिव z एक्सिस हुआ, ये माइनस z एक्सिस हुआ, ठीक है। अच्छा, तो x और y तो इस प्लेन में होंगे और z एक्सिस जो है वो प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका मुझे पोजीशन वेक्टर जो लिखना पड़ेगा वो कैसे लिखूंगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा, इट इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर लिख लिया, ठीक है। अच्छा, पोजीशन लिखना जो है वो आपको इजीली समझ जाना चाहिए, ठीक।
अच्छा, यूनिट क्या होगा भैया? ठीक है, यूनिट क्या होगा भैया? है तो सिंपल लेंथ थी, मीटर ही लिख दोगे। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ दो, पोजीशन जो है वो आप किसी भी जगह पर लिखोगे, मीटर में डिफाइन कर सकते हो, सेंटीमीटर में, कहीं भी बॉडी जहां खड़ी होगी वहां पर आप इसको लिख दोगे। ठीक है, चल अगली बात पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया? सो डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो किसी भी दो पोजीशंस के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अदर वन। देखो समझो जरा, मान लो कि एक बॉडी है आपकी जो यहां पर खड़ी हुई है, इसका पोजीशन जो है वो x1 y1 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ठीक है, इसको मैं r1 से दिखा देता हूं। ठीक है, अच्छा एक और पोजीशन है, एक बॉडी A यहां पर खड़ी हुई है, दूसरी बॉडी यहां खड़ी हुई है B पर। ठीक है, ये पोजीशन है आपका x2 y2। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? r2 बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक, अच्छा अब आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया और ये वेक्टर मैंने डिनोट कर दिया s वेक्टर से या डेल्टा s वेक्टर से। ठीक है, ये क्या है बेसिकली? ये आपका दो पोजीशंस का, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर मैं डिफाइन करूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं डिफाइन करूंगा तो कैसे करूंगा? डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन, दो पोजीशन का जो डिफरेंस होगा उसको मैं क्या कहूंगा? ठीक है, वो कहलाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। कैसे, वो समझो जरा। आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हो तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग इसमें देखो जरा, इन ट्राइंगल ओ ए बी, जब मैं ओ ए बी ट्राइंगल में बात करता हूं तो आप देखो R1 का जो हेड है वो S की टेल से ज्वाइंट है, तो R1 प्लस S इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? R2 हो गया। ठीक, R1 और S को जब जोड़ा तो ये बन गया आपका किसके इक्वल? R2 के इक्वल। ठीक, यहां से अगर मैं S फाइंड करता हूं, दैट कम्स आउट टू बी R2 माइनस R1, तो ये जो मेरे पास में वेक्टर मिला, दिस इज नथिंग बट जस्ट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो दो पोजीशंस का डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एक बॉडी की पोजीशन, ठीक है, बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, इज बीइंग गिवन बाय दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक बॉडी की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, ये दी जाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। ठीक, अब समझो जरा डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका है, ये वेक्टर आपको S मिला, इस वेक्टर का, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड हो गया शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? सो डायरेक्शन आएगी इसकी किसके थ्रू? तो डायरेक्शन जो आएगी इसकी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जो भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा, ठीक है, इनिशियल पोजीशन पर उसकी हेड रख दीजिए और टेल रख दीजिए और फाइनल पोजीशन पर उसका हेड रख दीजिए, देन जो वेक्टर आपको मिलेगा वो वेक्टर आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो है इसका जो यूनिट होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड समझ आया, डायरेक्शन समझ में आई, तीसरी बात आ जाती है इसकी यूनिट। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा? डायमेंशन सिंपल एक लेंथ है ना बेटा, तो डायमेंशन हो जाएगा L। ठीक है, अच्छा और बात पर आ जाओ, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, हमें ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, तो अब मैग्नीट्यूड अगर मैं बताऊं तो मैग्नीट्यूड क्या बताया है मैंने? मैग्नीट्यूड बताया बेटा मैंने कि आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का, ठीक है, जो आपका लेंथ होगा, स्ट्रेट लाइन लेंथ, उसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहोगे। और डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल से फाइनल की तरफ जो भी आपकी डायरेक्शन है वो आपकी क्या कहलाएगी? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और इससे समझाता हूं क्या होगा। ठीक, मान लो एक बॉडी है,
जो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, इधर गई, यहाँ गई और यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अच्छा, बॉडी ने चलना स्टार्ट किया है 1,0 से, ये पहुँची है 2,3 तक, फिर पहुँची है 4,3 तक, फिर पहुँची है 5,0 पर, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी ने चलना स्टार्ट किया है ए पोजीशन से, ए से गई है बी तक, बी से गई है सी तक, सी से गई है डी तक, ठीक है। अब इजीली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका इनिशियल पोजीशन कौन सा होगा बेटा? इसका इनिशियल पोजीशन है ये वाला, और इसका फाइनल पोजीशन क्या है? ये वाला। अगर ये दोनों एक्स एक्सिस की तरफ हैं तो इनिशियल पोजीशन को मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो है 1i, और इसका जो फाइनल पोजीशन है वो क्या हो गया? इसका 5i, ठीक है। तो दोनों पोजीशंस का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 5i माइनस 1i, दैट कम्स आउट टू बी 4i। ये इसका वैल्यू हो गया डिस्प्लेसमेंट का। होप ये क्लियर समझ में आया होगा। फिर से सुन लीजिए, एक पॉइंट, एक बॉडी है जो यहां से चलना स्टार्ट करती है, ए से गई बी, ए से बॉडी जाती है बी, बी से जाती है सी, सी से जाती है डी, ठीक है। बट हमें उसके पाथ से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन पाथ, नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये डिपेंड नहीं करता है पाथ पर, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिफाइन या डिपेंड करता है। अब इनिशियल पोजीशन क्या हो गई? 1 अलोंग एक्स एक्सिस, वाइल फाइनल पोजीशन क्या हो गई? 5 अलोंग एक्स एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? R2 माइनस R1, दैट इज 4i, ठीक। एक एग्जांपल और देखिए, एक बॉडी है आपकी, ठीक है, जो कि इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करती है, ठीक है। ये बॉडी आपकी यहां से चलना स्टार्ट करती है और इनिशियल पोजीशन इसकी जो है, इनिशियल पोजीशन जो है वो आपको दे रखी है x इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा, ये आगे मूव करती है ऐसे और वापस लौट के आ जाती है, ये आगे मूव करती है और वापस लौट के आ जाती है, और ये x इक्वल्स टू -3 पर आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये पूछ रहा है कि इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट कितना बताएंगे। देखिए जरा, आपका इनिशियल पोजीशन क्या है? तो इनिशियल पोजीशन जो RI आप लिखेंगे, इनिशियल पोजीशन आपका RI, इनिशियल जो लिख रहे हो वो हो गया 4i, ठीक है। फाइनल पोजीशन आपका क्या हो गया? फाइनल पोजीशन हो गया आपका -3 अलोंग -i, तो ये आ गया आपका -3, या तो -3 लिखो या फिर -i लिखो, दोनों में से एक चीज लिखना, ये भी ध्यान रखना। तो 3 अलोंग -i, ओरिजिन से 3 इधर की तरफ खड़ी हुई है, दैट्स वाई -3i, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो R फाइनल माइनस R इनिशियल। R फाइनल कितना है भैया? -3i। R इनिशियल कितना है भैया? 4i। दोनों को माइनस माइनस प्लस करोगे 7i, कितना आया? 7। वो भी कैसा? नेगेटिव। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 7 मीटर, ठीक है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 7 मीटर, और उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? वो डायरेक्शन है -i की तरफ, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सिर्फ ये याद रखना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बॉडी आगे गई है, घूमी है, फिरी है, नाची है, कूदी, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि इनिशियल कहाँ है और फाइनल कहाँ है, और उन दोनों के बीच का आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकाल देना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। एक एग्जांपल और समझो, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन ये कह रहा है, अ बर्ड मूव्स 3 मीटर ईस्ट and 5 meter north and again 9 meter east। एक बॉडी जो है वो पहले 3 मीटर ईस्ट में जाती है, फिर 5 मीटर नॉर्थ में जाती है, उसके बाद में वो फिर से 9 मीटर ईस्ट में जाती है। वो पूछ रहा है इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। इजी है, समझो जरा। देखो एक बात, सबसे पहली बात, विदाउट डायरेक्शन कभी डिस्प्लेसमेंट का आंसर मत देना, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में आप कभी भी विदाउट डायरेक्शन बात नहीं करोगे। देखो जरा, आपसे बोल रहा है सबसे पहले 3 मीटर ईस्ट, देखो बेटा ये ईस्ट है, 3 मीटर इधर चली गई, ठीक है, सो 3i, ठीक। उसके बाद में बोल रहा है 5 इधर गई है, 5 इधर गई है, तो 5 मीटर जो हुआ वो चला है किस तरफ? j की तरफ,
तो 5 मीटर जो चला है वो चला है आपका जे की तरफ, क्योंकि वाई की तरफ चल रहा है तो 5 जे कैप। ठीक, उसके बाद वो कह रहा है कि अगेन 9 मीटर ईस्ट, फिर से दोबारा से 9 मीटर इधर चला है, 9 मीटर ईस्ट फिर से चला, तो 9 मीटर ईस्ट के लिए आप क्या लिखोगे, 9 आई कैप अगेन। ठीक है, अच्छा अगर मैं देखता हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की, ओ से लेके ओ ए बी सी, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हुआ वो क्या हुआ, ओ से लेके डायरेक्ट सी वेक्टर तक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहले 3 आई कैप, फिर 5 जे कैप और फिर 9 आई कैप, टोटल कितना हुआ 5 3 12 आई प्लस 5 जे, 12 आई प्लस 5 जे। ये तो वेक्टर हुआ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब अगर मुझसे पूछता है कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, दैट इज बीइंग गिवन बाय रूट ऑफ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर 144 और 144 प्लस 25 कितना आ गया 13 यूनिट। इसका आंसर आया 13 यूनिट। और डायरेक्शन क्या होगी, सो डायरेक्शन आप कैसे लिख सकते हो, डायरेक्शन के लिए आप ये सोचो कि y एक्सिस और x एक्सिस, अगर आप इसको ओरिजिन कंसीडर कर रहे हो, इसको एंगल थीटा मान रहे हो, ठीक है, सो tan थीटा दैट कम्स आउट टू बी, सामने वाली साइड कितनी है भैया, y का जो वेक्टर है वो है 5 और जो x वेक्टर है वो है 12, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। ये बेटा ईस्ट है, ईस्ट से किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो कैसे लिखेंगे डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, ठीक है, किससे किसकी तरफ है बेटा, नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट से, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, किस तरफ होगा, tan इनवर्स 5/12 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इजी था, आराम से समझ में आया। ठीक, अच्छा और करते हैं एक, समझो जरा, देखना, ऐसे कह रहा है कि अ बर्ड फ्लाई 5 मीटर 6 मीटर toward east, 6 मीटर toward east, then 8 मीटर toward north, 8 मीटर toward north, and then 10 मीटर upward, 10 मीटर upward, ठीक है, find magnitude of displacement, find magnitude of displacement। अब पूछा है उसने कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताइए, जब बॉडी आपकी पहले 6 मीटर, तत्पश्चात 8 मीटर, तत्पश्चात 10 मीटर आपकी मूव की है। ढंग से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा कि ये आपका ईस्ट हुआ, इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान सकता हूं, ये आपका नॉर्थ हुआ, इसको मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस कंसिडर कर सकता हूं, वेस्ट -x, और जो आपका ये डायरेक्शन है इसको मैं -y या फिर नॉर्थ के बाद साउथ कर सकता हूं। ठीक, अच्छा अब सुनो जरा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉडी जो आपकी मूव की है वो किधर किधर की है, सबसे पहले चलिए 6 मीटर ईस्ट की तरफ, तो 6 मीटर इधर चल गई, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 6 आई कैप। उसके बाद में वो बोल रहा है कि 8 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो 8 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो मैंने लिख दिया 8 जे कैप। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि 10 मीटर अपवर्ड। अब जमीन पर एक बात बताओ, नॉर्थ हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 डायरेक्शन हो गई। अब ऊपर कैसे उड़े, तो भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलावा हमने एक और एक्सिस बताई है, दैट इज बेसिकली द जेड एक्सिस। याद है, आराम से याद है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। कैसे यूज करोगे, अब सुनो जरा, ये आपकी एक्सिस कौन सी हुई, ये एक्सिस हुई आपकी जेड एक्सिस, ये नेगेटिव जेड और ये हुई आपकी पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब वो ऊपर चढ़ गई, तो ऊपर का मतलब इसके अलोंग जेड एक्सिस की तरफ वो चली है। अब कितना चली है जेड एक्सिस की तरफ, 10, तो +10 के कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपसे पूछता है कि इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 36 64 100, यानी 200, √200 इसका आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा, क्लियर। तो आप ये देखो कि किस तरफ चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स में इसमें मूव कर जाओ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, इजी सा, ठीक है। नीट में ये प्रीवियस ईयर में आपसे 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, अ पॉइंट ऑन अ व्हील, a point on a wheel
इज एट बेस ऑफ इट। एक पॉइंट है व्हील पर जो कि उसके बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर है, ठीक है। अच्छा, इफ व्हील टर्न्स हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ वो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ व्हील इज आर, अगर व्हील का रेडियस आर है तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, या डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लेते, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट। जो पॉइंट है आपका उसका डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे? इजी, देखो मेरी बात सुनो। आपसे कह रहा है कि यहां पर आपका एक पाथ है, इस पाथ पर आपका एक यहां क्या है, एक व्हील है आपका, ठीक है ना। यह आपका क्या है, यहां पर आपका व्हील है, ये मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो व्हील है आपका, ये व्हील क्या करता है कि ये व्हील आपका जो है वो आगे की तरफ आधा चक्कर चलता है। जब ये व्हील आपका आधा चक्कर आगे चलेगा तो जो पॉइंट यहां पर है आपका नीचे, ये पॉइंट है आपका पी पॉइंट। जब ये व्हील आधा चक्कर चलेगा, ठीक है, तो ये जब आधा ऐसे करके आगे की तरफ चलेगा व्हील, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट जो है वो यहां कहीं आ जाएगा। आधा चक्कर चलने पर ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो अब मुझे जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो ये निकालना है, ओ पी से लेके और इस क्यू पॉइंट तक का, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखो जरा। आपको पता है कि ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, ये डिस्टेंस है मेरे पास डायमीटर के इक्वल, दैट इज 2r, ठीक। अच्छा, अब जब व्हील आपका चलेगा, सो अलोंग एक्स एक्सिस ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच। देखो, पूरा सर्किल अगर कंप्लीट हो जाता तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता, 2πr, बट आधा चला है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, πr के इक्वल, ठीक है। स्मॉल आर है कैपिटल आर है, स्मॉल आर, ठीक है। सो ये आपकी वैल्यू हो गई आपकी 2r और ये हो गई आपकी πr, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं pq की बात करता हूं, सो pq जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज πr i कैप प्लस 2r j कैप, ठीक है। अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था, इजी है। अगर मुझे इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है तो pq का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज रूट ऑफ πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन पता करनी है, यहां मैं एक एंगल कंसीडर कर लेता हूं थीटा। सो tan थीटा कम्स आउट टू बी अपोजिट 2r अपॉन πr। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2r, r से r कैंसिल, 2 अपॉन पाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन पाई, ठीक है। किस से किस तरफ है बेटा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ही है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। इजी था, ये भी आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने के कुछ मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ठीक है। सो आई होप ये डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं, ठीक है, और वो है डिस्टेंस की, ठीक है। सो अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बात कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका रिलेटेड टू डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या है भैया, देखो सिंपल सी बात है, जो भी बॉडी चल रही है, ठीक है, वो जो भी बॉडी चल रही है उस बॉडी के, ठीक है, पाथ की जो लेंथ होगी उसको अपन क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द डिस्टेंस, ठीक है। सो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, जो भी बॉडी आपकी चल रही है वो बॉडी जितनी भी लेंथ कवर करेगी ड्यूरिंग इट्स मोशन, अपनी जर्नी के टाइम में वो जितनी भी बॉडी मूव करेगी उसकी लेंथ जो है वो क्या कहलाएगी आपकी, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द डिस्टेंस, ठीक है। इट्स अ स्केलर वन, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सर, समझो एक इजी, मान लो एक बॉडी है जो यहां से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट करती है, वो कुछ पाथ से ऐसे मूव करी, फिर इधर गई, फिर यहां गई, फिर इधर गई, फिर इधर यहां आके खड़ी हो गई, ठीक है। अगर हम इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, वो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहां से लेके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच का आपका एक सीधा वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो पहले इसने ये डिस्टेंस कवर किया है, ए से लेके बी तक गई है,
बी से सी तक गई है, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से जी तक, ठीक है। सो इस केस में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली गिवन बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। ये टोटल लेंथ जो होगी पूरे पाथ की, जो येलो पाथ बॉडी ने ट्रेवल किया है, उसकी लेंथ को अपन क्या कहेंगे, वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, वही सेम फिर से क्या होगी इसकी यूनिट, मीटर, ठीक है। और डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, डायमेंशन इज बेसिकली सेम एज एल, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट की होंगी वही होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली क्या क्या एक रिलेशन हो सकता है, वो समझो सर। देखो मेरी बात, आपको ये बात पता है कि जैसे अगर कोई बॉडी का इनिशियल पोजीशन ये है, यहां से कोई एक बॉडी जो है वो इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अगर वो ये फाइनल पोजीशन है उसकी, ठीक है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये। अब बॉडी क्या कर रही है कि यहां से चलना स्टार्ट करती है और ऐसे करके किसी पाथ से मूव करके इस जगह पर आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो पॉसिबल पाथ्स हैं वो क्या है, ये मूव कर सकती है, ये मूव कर, बॉडी किसी भी पाथ से मूव करके यहां से नाचा कूदी करके इधर वापस आ गई। बॉडी कहीं से भी मूव करके अपने पाथ से कहीं से भी चल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर आ सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, जिस भी पाथ का निकालोगे, जैसे इस वन पाथ का निकालोगे तो इसकी लेंथ, 2 का निकालोगे तो 2 की लेंथ, 3 का निकालोगे तो 3 की लेंथ, 4 का निकालोगे तो 4 की लेंथ, 5 का निकालोगे, जिस भी पाथ का निकाल रहे हो उसकी जो लेंथ होगी वो बेसिकली आपकी क्या होगी, वो पाथ लेंथ जो है वो आपको डिस्टेंस की वैल्यू देगी। बट जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो आपकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। कब, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, या देखिएगा जितने भी पाथ्स आपके जा रहे हैं उनमें से सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। दैट मींस कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या तो इक्वल हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस की वैल्यू से आपका या तो छोटा हो सकता है या हमेशा इक्वल हो सकता है। एक बार जो फार्मूला पूछा हुआ है वो क्या है, एक बार नीट ने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो भैया इसको नीचे ला रहे हो, यहां 1 बचा। तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो हो सकता है वो 1 हो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, व्हाइल डिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस जो है वो आपका जो भी बॉडी पाथ ट्रेवल कर रही है उस पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है, ठीक। अच्छा, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्किप कर जाता हूं, दैट इज बेसिकली द एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, सो स्पीड जो है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इज नथिंग बट जस्ट द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जो भी पर यूनिट टाइम में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है दैट इज डिफाइंड एज द स्पीड। पर यूनिट टाइम में बॉडी ने जो भी डिस्टेंस कवर किया है दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द स्पीड, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं, एवरेज स्पीड की अगर बात करता हूं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जो भी बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर करेगी, जो भी बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर करेगी, दैट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो भी बॉडी ने टोटल टाइम लिया है चलने के लिए, टोटल टाइम टेकन, इन दोनों का जो डिवीजन होगा, या कह सकते हो टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, उसको कहा जाएगा आपका एवरेज स्पीड, ठीक। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जो स्पीड का यूनिट है, डिस्टेंस को आप नापेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, इसको भी आप काय में नाप सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा आपका, मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसके अलावा हम इसको किसमें और नापते हैं बेटा, इसको हम कभी कभी किलोमीटर पर आवर में भी नापते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा बेटा, देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 1000 मीटर, और सेकंड आर को सेकंड में चेंज करोगे तो 3600 सेकंड, ठीक है। अच्छा, इसको काटो पीटो, वैल्यू क्या मिलेगी, 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि जब मीटर पर सेकंड में वैल्यू दे रखी होगी,
मीटर पर सेकंड में जब आपको वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, या फिर आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दे रखी होगी, तो एक दूसरे में आप इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे वो समझिए जरा। जब किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, आप मीटर पर सेकंड से जाते हैं तो आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 18/5, ठीक है। सो आप जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें, जब किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएं तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, ये चीज हो गई। इसके अलावा आपको एक सजेशन है, ऐसे याद रख लो। आप क्या याद रखोगे? आप ऐसे याद रखो कि 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल, ये याद रख लो। तो आप काफी सारे न्यूमेरिकल्स वर्बली जब सॉल्व करोगे तो आपको इजी हो जाएगा कि 18 किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू हो 5 मीटर पर सेकंड की है, तो 36/10 हो गया। इसके आगे आप कंटिन्यूअसली टेबल्स के अकॉर्डिंग बढ़ते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब सुनो जरा, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस जो है ना वो इतने आसान से आते नहीं, थोड़े से, ठीक है। उनका घूमता हुआ थोड़ा सा देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है, देखिएगा, ठीक है। अ पर्सन मूव्स फ्रॉम his home to market with V1, ठीक है। वो एक स्पीड V1 से अपने घर से और मार्केट तक जाता है, while return back with V2, ठीक है, और वापस आ जाता है किस स्पीड से? V2 स्पीड से, ठीक है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब आपसे पूछ रहा है इसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो आप बता दीजिए, कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया उसके अकॉर्डिंग तो आपको एक चीज पता थी, क्या? कि वी एवरेज की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, बट इस क्वेश्चन के अंदर ना तो स्पीड, मतलब ना तो आपका डिस्टेंस ही दिया हुआ है और ना ही आपको टाइम दिया हुआ है। तो इस केस में आप फिर क्या करोगे? सुनो मेरी बात, ठीक है। पहले मैं इसका एक कन्वेंशनल मेथड है उसको बता देता हूं आपको कि आपको इसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको करने का एक छोटा तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। वो समझो जरा। मान लो कि ये आपका घर है और ये आपका बाजार है, ठीक है। अच्छा, जब ये घर बाहर जो दोनों आपके मिल गए तो इसमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है उसको मैंने कंसीडर कर लिया कि जो डिस्टेंस है घर से बाहर तक का वो है d, ठीक है। अच्छा, स्पीड कितनी है इस केस में? स्पीड मेरे पास में गिवन है मुझे v1 के बराबर, ठीक। डिस्टेंस पता चल गया होम टू मार्केट का और मुझे स्पीड पता चल गई, पर टाइम नहीं पता। तो टाइम कैसे निकाल सकता हूं? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है d और स्पीड है v1, सो d अपॉन v1 जो हो गया वो मेरा टाइम हो गया घर से और बाजार पहुंचने का। तो टोटल डिस्टेंस जब रखना है तो डिस्टेंस घर से बाहर तक का d हो गया, और टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया, नीचे रखना है टाइम। तो टाइम के लिए मेरे को क्या याद रखना पड़ेगा? टाइम के लिए मुझे रखना है d अपॉन v1। अच्छा, अब वापस भी लौटा है, जब वापस लौटा है तो भैया ऐसा थोड़ी होगा कि घर से बाहर का डिस्टेंस d है तो वापस आने का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए, वो भी डिस्टेंस सेम रहेगा। स्पीड आपकी कितनी हुई? स्पीड हो गई आपकी v2, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। अब यहां पर टाइम कितना लगा? तो टाइम इज d अपॉन v2, ठीक। तो यहां पर डिस्टेंस कितना? d, और टाइम कितना लगा? d अपॉन v2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2d अपॉन d कॉमन ले लेता हूं, सो 1/v1 प्लस 1/v2। इसको सॉल्व कर दीजिए तो काटेंगे। अब आपको d कट गया क्योंकि हमें पता ही नहीं था, ठीक है। सो 2 डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपका एवरेज स्पीड की वैल्यू मिल गई। कब? व्हेन डिस्टेंसेस फ्रॉम होम टू मार्केट और मार्केट टू होम आर इक्वल, ठीक है। तब आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा के आंसर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हो गया कन्वेंशनल मेथड जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं, देखो मेरी बात। जब भी व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल, जब भी डिस्टेंसेस जो हैं घर से बाहर और बाहर से घर या कहीं के भी इक्वल हो, जब भी आप चल रहे हो, लेट्स सपोज आप यहां से चलना स्टार्ट करते हो और यहां तक मूव करके जाते हो, है ना। ये डिस्टेंस d है, स्पीड v1, ये डिस्टेंस फिर से d है, स्पीड v2, यहां डिस्टेंस d है, स्पीड v3, ऐसे करके आपके बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं। तो डिस्टेंसेस अगर आपके इक्वल हैं,
ठीक है, डिस्टेंसेस अगर आपके इक्वल हैं तो उस केस में ये भी डिस्टेंस मान लो d है और यहाँ स्पीड है vn, ठीक है। अब v1 v2 v3 बहुत सारे स्पीड्स हैं और सब में आपका जो डिस्टेंस है वो dd इक्वल है। तो जब डिस्टेंसेस आपके इक्वल हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, क्या लगाएंगे, n अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन डैश 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 1 अपॉन vn। जो भी आपके डिस्टेंसेस हैं उन सबका आप सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ v एवरेज, ठीक है। इसका केस देख लेते हैं। जो अभी मैंने करा था उस क्वेश्चन को इस तरीके से करके देख लीजिए। क्या किया था अभियान मैंने आपको बोला था कि दो स्पीड्स दे रखी हैं, एक v1 दे रखा है, एक v2 दे रखा है, दो स्पीड्स दे रखी हैं। तो देखो दो स्पीड हैं अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। n की जगह दो, क्योंकि दो आपके डिस्टेंसेस इक्वल थे इस केस में, जो अभी एग्जांपल मैंने किया जस्ट उसमें। ठीक, तो आप क्या यूज करेंगे इसमें, देख लो जरा, इस फार्मूले को मैं सॉल्व करता हूं। तो 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो v1 v2 हो गया, ठीक है, अपॉन v1 प्लस v2। इसको अंधा कर दीजिए। सो v एवरेज की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, v एवरेज कम्स आउट टू बी 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको सॉल्व करने पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इजी है। मतलब जितने भी आपके डिस्टेंसेस दे रखे हों, आप कब लगाना है, बट कंडीशन याद रखिएगा कि डिस्टेंसेस इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्टेंसेस इक्वल नहीं हुए तो उस केस में आप इसको मत यूज कीजिएगा, वरना आपके साथ दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो जब भी डिस्टेंसेस इक्वल हो तब आप ये यूज कीजिएगा और आपको इजीली आंसर मिल जाए। ठीक, अच्छा एक पार्ट और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेज अ पर्सन मूव्स with speed v1 for half time and with speed v2 and with speed v2 for other half time। आधे टाइम के लिए वो v1 स्पीड से चलता है और बाकी आधे टाइम के लिए वो v2 स्पीड से चलता है। ठीक है, अच्छा अब इस केस में आपसे पूछ रहा है कि आपका एवरेज स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इस केस में आप कैसे निकाल सकते हैं, इजी है। ठीक, समझो, मान लो कि यहां से यहां तक का टाइम आपको लगता है t, तो यहां टाइम आपका t/2 हो गया, यहां टाइम आपका t/2 हो गया। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, यहां स्पीड v1 दे रखी है, यहां स्पीड v2 दे रखी है। v एवरेज का फार्मूला हमारे पास अभी भी वही है, v एवरेज का फार्मूला हमारे पास अभी भी क्या है, v एवरेज का फार्मूला अभी भी वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हमें तो चाहिए वही भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे निकालेंगे, इजी है। देखो जरा, यहां पर डिस्टेंस कितना हो गया a से b तक का, तो a से b तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सिमिलरली यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, रख मारो, क्या दिक्कत। तो डिस्टेंस हो गई आपके पास में v1 t/2 प्लस v2 t/2 डिवाइडेड बाय टाइम टोटल t/2 प्लस t/2। सॉल्व करते हैं, v1 ठीक है प्लस v2 और कॉमन क्या ले लिया, t/2 कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय t/2 ऐड किया तो t आ गया, काटा पीटी, v1 प्लस v2/2 ये आपका v एवरेज का वैल्यू। ठीक है, इस केस में आपको v एवरेज जो मिला वो इसके एवरेज के इक्वल मिल गया। ठीक, ये तो आपका कन्वेंशनल मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और क्या कर सकते हैं, फिर समझिए, जब आपके टाइम इंटरवल्स इक्वल होंगे, ठीक है, व्हेन टाइम इंटरवल आर इक्वल, जब आपके टाइम इंटरवल इक्वल होंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, जितने भी आपकी वेलोसिटीज दे रखी हैं उनका आप एवरेज निकाल दीजिए। मान लो ये t टाइम में v1 स्पीड से चला, फिर t टाइम v2 स्पीड से चला, फिर t टाइम v3 स्पीड से चला, फिर t टाइम v4, ऐसे करके आपका फिर t टाइम जो है वो आपका vn स्पीड से चला। तो इन सब का आप एवरेज निकाल दीजिए, यू विल गेट द v एवरेज। ठीक है, तो ये इजी पार्ट था, इसमें कुछ खास हुआ नहीं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इजी सा। ठीक, समझो इसको,
ये क्या कह रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि अ पर्सन मूव्स सच दैट, एक पर्सन इस तरह से चलता है, इट मूव्स विद v1 फॉर हाफ डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस वो चलता है v1 से, ठीक है, एंड फॉर अदर हाफ, ठीक है, इट मूव्स v2 फॉर, इट मूव्स विद v2 फॉर हाफ टाइम एंड v3 फॉर अदर हाफ, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर आपको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो मेरे क्वेश्चन को समझो, इसको, है ना, हेरोडो का क्वेश्चन है बहुत अच्छा। देखो सर, एक आपका टोटल डिस्टेंस यहां पर मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है, ए से लेके बी तक का मेरा टोटल डिस्टेंस है। इस टोटल डिस्टेंस के अलाउंग, ठीक है, इसका आधा डिस्टेंस जो है, मान लो d/2 डिस्टेंस, ये चला है v1 से। अब जो आधा डिस्टेंस बचा है, वो आधा डिस्टेंस कितना बचा है, दैट इज d/2। उस आधे डिस्टेंस का, ठीक है, आधा टाइम जो है, मान लो d/2 चलने में उसे t टाइम लगता था यहां से लेके यहां तक के लिए, इस d/2 डिस्टेंस को चलने के लिए उसको t टाइम लगता था, तो इस t टाइम का t/2 चला है v2 से और t/2 चला है v3 से, ठीक है, मतलब आधे टाइम के लिए इतने हिस्से में ही, ये यहां से आप सी डी बी, तो सी बी का जो आधा डिस्टेंस है उसमें वो आधे टाइम चला है v2 से और आधे टाइम चला है v3 से, ठीक है। कैसे करेंगे, इजी है। सुनो मेरी बात, पहले यहां पर टाइम को आधा आधा किया गया है ना v2 v3 के बीच में, तो यहां पर जो v की वैल्यू आ गई वो आ गई v2 प्लस v3/2, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी आप टाइम से रिलेटेड बात करेंगे, यानी टाइम आपका जो है, जब भी वो आपने आधा आधा किया है, सो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला है, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, सिंपल जो मीन लेते हैं अपन वो ले लीजिए, तो v2 प्लस v3/2। अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो है वो आपका ऐसा बन गया है, क्वेश्चन जो है वो आपका ऐसा बन गया है कि यहां आधे टाइम चला है v1 स्पीड से, और जो अगला आधा टाइम है, ठीक है ना, इस अगले आधे टाइम के लिए वो चला है v2 प्लस v3/2 से, ठीक है। तो जब डिस्टेंसेस को आधा आधा करते हैं, ठीक है, तो उस केस में अभी v एवरेज का फार्मूला अपन ने निकाला था, क्या था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। सो 2 इंटू v1 की वैल्यू कितनी है, v1 के इक्वल, v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू है v2 प्लस v3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो सर, ठीक है, इस 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो कट जाएगा, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो v1, ठीक है, v1 तो ये हुआ आपका v1 इंटू v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय, इसका लेंगे तो 2v1 प्लस v2 प्लस v3, और ये जो 2 है ये आपका ऊपर पहुंच, सो 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है, दैट्स योर आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक तरीका ये है करने का, ठीक है। इसके अलावा और किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी आप देखिए एक बार, ठीक है। सुनो जरा, ऐसे कह रहा है आपसे कि एक बॉडी है, अ बॉडी मूव्स such that it covers 50 kilometer with 50 kilometer per hour, ठीक है, and next 60 kilometer distance with v2, ठीक। अच्छा, if average speed जो है, अगर उस बॉडी की पूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, सो फाइंड v2, ठीक है, फाइंड v2, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो इजी है, आसान है, कैसे करने का है, बहुत इजी। देखो मेरी बात सुनो,
टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस है, इसका इनिशियल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर और अगला टोटल डिस्टेंस जो है वो है 60 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा इसमें इसने कितना टाइम लगाया है, देखो यहां पर स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है, तो स्पीड और डिस्टेंस से मैं टाइम निकाल सकता हूं 50/50, दैट इज 1 घंटा यहां लगा है। यहां पर मुझे टाइम नहीं पता, यहां मुझे टाइम नहीं पता, अगर मुझे यहां टाइम पता चल जाए तो मैं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लगा के एवरेज स्पीड का फार्मूला पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं पहले यहां पर टाइम निकाल लेता हूं कितना होगा। ठीक है, सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 50 प्लस ये वाला डिस्टेंस आपका जो है वो 60 किलोमीटर दे रखा है, अब यहां पर टाइम आपका दे रखा है 1 प्लस ये टाइम आपको t कंसीडर कर लीजिए, इज इक्वल्स टू वी एवरेज की जो वैल्यू है वो हमें 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, यहां पे मैंने लिख लिया 40। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 प्लस 60 इज 110/1 प्लस t इज इक्वल टू 40। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करता हूं, 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 4 1 प्लस t। ठीक है, तो 11 इक्वल्स टू 4 प्लस 40। ठीक है, 7 इज इक्वल टू, इस 4 को इधर लाऊंगा तो माइनस होगा 4t, t की वैल्यू आ गई 7/4। ठीक है, 7/4 घंटे जो है वो इसमें लगेंगे। अब पूछा है कि किस स्पीड से चले उसको, तो उस स्पीड से चलाने के लिए साहब कुछ नहीं करना है, v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस है 60 और टाइम लगा है 7/4, कर दीजिए 60/7 इंटू 4 यानी 240/7 किलोमीटर पर आवर से वो इस स्पीड में चला होगा। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आराम से आप इनको कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने एवरेज स्पीड को समझ लिया। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं रिलेटेड टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी है आपकी, ठीक है, वो आपकी एक पोजीशन उसकी ये मान लेता हूं और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने कंसीडर कर लिया, दैट पोजीशन वेक्टर इज r, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो मैंने कंसीडर कर लिया r2। ठीक है, ये b पॉइंट कंसीडर। ठीक, अच्छा अब बॉडी जो है वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करके जाएगी। बॉडी जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करके जाएगी। जब बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करके जाएगी, ठीक है, अच्छा दो बातें छोटी छोटी हमेशा याद रखिएगा, दो वर्ड्स बता रहा हूं, एक वर्ड आपको बता देता हूं रेट और एक वर्ड बता देता हूं ग्रेडियंट। ठीक है, इन दो वर्ड्स का हमेशा ख्याल रखिएगा। रेट वर्ड का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वाइल ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। किसी भी क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। किसी भी क्वांटिटी में टाइम के साथ में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द रेट। ठीक है, अच्छा तो अगर मैंने कहीं भी रेट वर्ड यूज किया है तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा डिवाइडेड बाय टाइम, और कहीं भी ग्रेडियंट वर्ड यूज किया है तो आप समझ जाइएगा सिंपली कि डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा तो ये जो आपका एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक बॉडी आपकी मूव की है, इस पोजीशन का जो चेंज है, ठीक है, इस पोजीशन का जो चेंज है, ठीक है, उसका जो रेट होगा दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द एवरेज वेलोसिटी। मतलब आसान भाषा में बोलना चाहता हूं, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है उसके चेंज का रेट जो है दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द एवरेज वेलोसिटी। आपको पता है कि बॉडी की जो पोजीशन चेंज हुई है वो चेंज हुई है, यहां का पोजीशन वेक्टर x1 y1, यहां के पोजीशंस x2 y2। तो आप ये देखिए जरा कि x1 y1 से x2 y2 बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, तो जो पोजीशन चेंज हुई है उसको दिखा रहा हूं मैं डेल्टा r से, यानी r2 माइनस r1। और जब मैंने बोला इसको कि रेट वर्ड यूज किया है, तो रेट का मतलब होता है कि आप टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए। जब आप टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, यानी t2 माइनस t1 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तब क्या मिलेगा मुझे, t2 माइनस t। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो जो टर्म मुझे मिला है दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज v एवरेज, यानी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आसान भाषा में आप कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू v एवरेज। अब
जो चेंज इन पोजीशन था इसको हमने क्या लिखा था, तो चेंज ऑफ इन पोजीशन को हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इज आल्सो टर्म्ड एज वी एवरेज। ठीक है, इसको और क्लियर करता हूं एक छोटे से एग्जांपल से। ठीक है, समझिएगा। ऐसे कह रहा है आपसे कि एक बॉडी है जो दिल्ली से, ठीक है, जयपुर जाना चाहती है। ये डिस्टेंस है, यहां पर x जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैंने कंसीडर कर लिया 0, और जो फाइनल पोजीशन है, जो फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन मैंने कंसीडर कर ली 500 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं चेंज इन पोजीशन देखता हूं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है बॉडी, ठीक है, एक्स से मैंने पोजीशन दिखाई है, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम इंटरवल मान लेते हैं कि जब यहां पर था ये बॉडी तो टाइम जो हो रहा था, ठीक है, वो हो रहा था 2r, और जब ये बॉडी यहां पहुंच गया, मतलब यहां 2 बज रहे थे, ऐसा समझ लेते हैं, यहां टाइम जो हो रहा था वो हो रहा था 2p, ठीक है, और यहां जो टाइम हो रहा था फाइनल वो हो रहा था 12p। ठीक है, दैट मींस कि जो टाइम इंटरवल है वो हो गया आपका t फाइनल माइनस t इनिशियल, दैट इज कितना r, 10 घंटे। 10 घंटे उसको टाइम लगा, ठीक है, और चेंज इन पोजीशन से अगर मैं इस 10 घंटे को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वी एवरेज पता चल जाएगा। वी एवरेज कुछ नहीं होता यार, अगर आसान भाषा में समझना चाहो ना, तो पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर चल रही बॉडी, 1 सेकंड में, 1 घंटे में कितना चल रही बॉडी, यही स्पीड है यार। आगे जाके इन बेसिक्स को ध्यान रखना कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, ये बेसिक्स, इनसे आपके बहुत सारे और क्वेश्चंस बनेंगे। सो वी एवरेज क्या हुआ आपका, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 500 माइनस 0 अपॉन आपका टाइम कितना लगा 12 माइनस 2, दैट कम्स आउट टू बी 500 किलोमीटर, और टाइम लगा है 10 घंटे। ये हो गया आपका 500 अपॉन 10 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस केस में, ठीक है, ये तो सिंपली आपने तब कर लिया जब आपका x जो था वो वेरिएबल नहीं था, x की वैल्यू जो थी वो यहां 0, यहां पर 500 किलोमीटर। ठीक, हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, अच्छा उसको बताने से पहले एक चीज कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वी एवरेज जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और जो पोजीशन चेंज का डायरेक्शन होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, या कह सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट की जो भी डायरेक्शन होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा आपका, वही डायरेक्शन होगा एवरेज वेलोसिटी, वही डायरेक्शन होगा आपका एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, डायरेक्शन वही होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, पोजीशन चेंज का जो डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा और समझो चीजों को और आसानी से। अच्छा देखो यार, मेन बात यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो यहां पर तो सिंपली आपको एक्स फाइनल एक्स इनिशियल पोजीशंस जो है वो इजीली दे दी थी। मान लो आपको अगर पोजीशन जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, मतलब पोजीशन जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती जा रही है बॉडी की। ठीक, ऐसे लिख दिया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ठीक है, मतलब बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के चेंज होने के साथ में अगर बॉडी की पोजीशन भी चेंज होती चली जा रही है, तब आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो वो कैसे करेंगे, वो भी इजी है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि ये आपको पोजीशन दे रखा है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, और आपसे बोलता है कि t1 से लेके और t2 टाइम के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ये बता दीजिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ये बता दीजिए। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको सिंपल एक ही बात याद रखनी है कि वी एवरेज का फार्मूला हमने सीखा है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, अच्छा जब टाइम, अच्छा t1 t2 की भी वैल्यूज ले लो, t1 2 ले लो, t2 5 सेकंड ले लो, है ना, इनके बीच में मैं निकाल के दिखा देता हूं इजीली। ठीक, t1 आपका जो है और छोटी ले लो, कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो ये आपका t1 जो है वो 0 ले लेते हैं और t2 की वैल्यू जो है वो 3 सेकंड ले लेते हैं, है ना।
इन दोनों के बीच में आपसे बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए। ठीक, कैसे करेंगे भैया? पहले आपको पता है कि x फंक्शन है टाइम का, तो टाइम के हिसाब से x चेंज हो रहा है, तो आप x को निकालिए किसी एक टाइम पर। जैसे t इनिशियल पर t बराबर 0 रखिए पहले x की वैल्यू में, तो आपको x इनिशियल पता चलेगा। फिर से बता रहा हूं क्या करा मैंने, कि जो टाइम की इनिशियल वैल्यू है t बराबर 0, जब आप उसको रखोगे तो आपको इनिशियल पोजीशन का अंदाजा हो जाएगा। ठीक, कैसे निकालेंगे? x इनिशियल हो जाएगा आपका टी स्क्वायर मतलब 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5, तो x इनिशियल हो गया आपका 5। ठीक है, आपकी इनिशियल पोजीशन की जो वैल्यू आई है वो आपकी आ गई 5। ठीक, अब फाइनल पोजीशन देखते हैं। फाइनल पोजीशन कैसे निकलेगी? जो फाइनल टाइम है t बराबर 3, वो आप यहां पर रखिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5, 9 प्लस 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 9, 20 हो गया भैया। ठीक है, अच्छा, तो आपका फाइनल पोजीशन आ गया 20। अब वी एवरेज के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 20 माइनस 5 अपॉन टाइम है 3 माइनस 0, दैट कम्स आउट टू बी 15/3 काट पीट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तेरा वी एवरेज की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तेरी वी एवरेज की वैल्यू आ गई। किस तरफ? अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, किस तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से बॉडी चल रही है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से बॉडी जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली चल रही है। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आपको फाइनल पता चल ही गया कि 15 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, डिस्टेंस के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहले मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज के कांसेप्ट्स भी थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि एवरेज आपको जब भी वेलोसिटी निकालनी होगी, आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे और उसके बाद उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर श्योरली। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी और बात सुनो। ठीक है, मैंने आपको अगला एक और बात बतानी है, और वो टॉपिक है आपके पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है भैया? ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि यहां से दिल्ली से आप चलना स्टार्ट करते हैं और अप टू जयपुर आप इसमें मूव करते हैं। ठीक है, जब आप दिल्ली से और जयपुर तक मूव करके जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होगा भैया कि आप जब दिल्ली से चले और यहां पर आपका इनिशियल पोजीशन 0 है, यहां फाइनल पोजीशन आपका 500 है, ऐसा थोड़ी होगा कि दौड़ टाइम आपका मान लो 10 घंटे लग रहा है, टाइम आपका 10 घंटे लग रहा है। इज इट पॉसिबल कि आप यहां पर अगर वी एवरेज निकालते हैं तो वी एवरेज की वैल्यू कितनी निकली? 500 किलोमीटर अपॉन 10 घंटे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 50 किलोमीटर पर आवर आ गए। भैया हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे होगे, ये तो तब हुआ आप गाड़ी से चल रहे हो, आपने गाड़ी के एक्सेलरेटर पर ईंट धर दी, ना तो उसको आप बढ़ा रहे हो और ना उसको आप कम कर रहे हो। उस केस में आप 50 किलोमीटर की स्पीड से जब दिल्ली से चलोगे, बिना मुड़े, बिना रुके, बिना ब्रेक लगाए, तब आप जयपुर 10 घंटे में पहुंच जाओगे। एवरेज स्पीड का मतलब यही होता है, या एवरेज वेलोसिटी का मतलब यही होता है, बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप रास्ते में रुके भी होंगे, ठीक है, आपने ब्रेक भी लगाए होंगे, आपकी स्पीड कम भी हुई होगी, आपकी स्पीड बढ़ी भी होगी, यही सारे केसेस आपके साथ हुए होंगे। ठीक, तो उसमें आपसे ये पूछना चाहता हूं मैं कि आप ये बताएं भैया कि जब आपका टाइम t इक्वल्स टू 2 आवर टिक हो रहा था, तब आपकी स्पीड कितनी थी? ठीक है, मतलब आप वेलोसिटी को पता करना चाहते हो किसी एक खास इंस्टेंट पर। ठीक है, किसी एक इंटरवल जो टाइम का है वो बहुत छोटा, एक लम्हा जो है, एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी बताना चाहते हो, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये आप पता करना चाहते हो। कैसे पता करोगे, कैसे पता चलेगी ये बात? ठीक, तो देखो सर, आप ये सोचो कि जो मेरे पास में वी एवरेज का फार्मूला है, जो मेरे पास में वी एवरेज का फार्मूला है वो क्या है? वो है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। ये मेरे पास में वी एवरेज का फार्मूला है। ठीक, अब एक बात बताओ भैया कि जब ये जो टाइम इंटरवल की वैल्यू है, इसको अगर मैं बहुत छोटा कर दूं, इस टाइम इंटरवल को, जो 10 घंटे का टाइम इंटरवल, इसको छोटा कर दिया जाए, बिल्कुल छोटा सा। ठीक, तो डेल्टा टी को जब मैं बोल रहा हूं आपसे कि ये वी एवरेज की जो वैल्यू है, इसे है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसमें जो डेल्टा टी वाला जो टर्म है, इस डेल्टा टी वाले टर्म को आप क्या करो, बहुत छोटा कर दो। तो मैथ्स से पूछा तो उसने कहा कि ये लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0,
इस तरीके से आप जो टाइम इंटरवल है उसे बहुत ज्यादा छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा ठीक भाई, ये हम कह रहे हैं कि हम यहां से निकालेंगे एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी। कैसे? क्योंकि टाइम इंटरवल को जो हमने बहुत छोटा कर दिया तो आपको पता चल जाएगा ना कि उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, तो उसको निकालने का जो तरीका है, दिस इज नथिंग बट जस्ट द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको निकालने का जो तरीका आया वो आया आपका dx अपॉन dt से। मतलब जो आपका x है, जो आपका पाथ है, जो पाथ आपका टाइम के ऊपर फंक्शन के रूप में दिया हुआ था, उसको आप डिफरेंशिएट करिए तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर जो भी इस इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी है वो पता चल जाएगी। ठीक, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x को डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जरा, आपको यह पता है कि जो पोजीशन है वो दे रखी है आपकी t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जब घड़ी का टाइम टिक करता है 2 सेकेंड पर, उस टाइम पर आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, इजी है। ठीक, कैसे करने का देखो, v निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। जब भी आपका x जो है फंक्शन दे रखा हो t का, तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उस टाइम को पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t, ठीक है, और 2t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 तो बाहर ले लिया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को नहीं पता है छोटा मोटा चीजें तो देख लो जरा कि जो t की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है ये क्या हो जाता है, n t टू दी पावर n माइनस 1। अब t की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करने गए थे तो क्या करा था, 2 n की जगह पर 2 है भैया, तो 2t की पावर 2 माइनस 1 बोले तो 2t, तो dt स्क्वायर अपॉन dt का जो डिफरेंशिएशन आया वो आ गया 2t, मैंने लिख दिया। तत्पश्चात दूसरी बात आपने क्या की, t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1t की पावर 1 माइनस 1 बोले तो 1t की पावर 0। t की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया t का डिफरेंशिएशन लिख दिया 1, 2 को बाहर सड़क पे ले लिया। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अच्छा, सो 2t प्लस 2 यह आपका v का फंक्शन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपसे कब पूछा है, आपसे पूछा है t बराबर 2 पर, तो t बराबर 2 के लिए इसमें t की जगह पर 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ गया जी, 6 मीटर पर सेकंड। इस t बराबर 2 पर इसकी वैल्यू आएगी। बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का खेल थोड़ा बहुत समझ पाए। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो जब टाइम का फंक्शन दे रखा हो तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लगाओ, और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो dx अपॉन dt लगाओ, तब जाके आप आंसर्स निकाल पाओ। क्लियर है ये बात? चलो, इसके बाद और थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। कह रहा है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x is equals to 3t square plus 2t plus 5, ये दे रखा है सर, 3t square plus 2t plus 5, ये आपको दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है दो चीजें, छोटी छोटी दो चीजें पूछ रहा है, ध्यान से। फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन t equals to average velocity, sorry, first average velocity then average speed ना, average velocity between t equals to 0 to t equals to 3 second। ठीक है, और दूसरी बात पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है बेटा ना, ध्यान रखना। इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछी है इस टाइम इंटरवल के बीच में, ठीक है, और इसके अंदर वेलोसिटी पूछी है दो टाइम इंस्टेंट्स पर। दैट मींस कि सेकंड केस में, फर्स्ट केस में आपको एवरेज निकालनी है, सेकंड केस में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है वो, मतलब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेकंड केस में फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, इजीली सॉल्व। ठीक है, देखो जरा, ऐसे कह रहा है आपका कि जो एवरेज वेलोसिटी है
उसका फॉर्मूला क्या होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल क्या है, t फाइनल माइनस t इनिशियल। x फाइनल की वैल्यू कितनी आई इसमें भैया, फाइनल t की जो वैल्यू है 3 पुट करिए जरा, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है, माइनस अब x इनिशियल निकालना है तो t की जगह पर अब इनिशियल टाइम यानी t बराबर 0 पुट कीजिए, रखेंगे जरा, तो कितना आया 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5 अपॉन टोटल टाइम इंटरवल कितना है 3 माइनस 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी भैया, तो v एवरेज जो हमारे पास निकला यहां से 3 3 से 9 3 से 27 प्लस 6 33 प्लस 5 38 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, 38 माइनस 5 33 डिवाइडेड बाय 3 दैट कम्स आउट टू बी 11 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई है, इजी है। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताओ एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, बहुत इजी है यार, जो भी आपके टर्म्स दे रखे थे उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, अब आपको निकालनी पड़ेगी अब इंस्टेंटेनियस, ठीक है। कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, पहले वेलोसिटी का फंक्शन एज अ टाइम dx अपॉन dt से, तो यह आ गया 60 प्लस 2 प्लस 0, ठीक। अब वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 0, तो t की जगह पर 0 रख दो, 6 इंटू 0 प्लस 2 दैट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड। दूसरा वेलोसिटी टाइम की वैल्यू रखो 3, ये निकल गई 6 इंटू 3 प्लस 2 18 प्लस 2 यानी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई है t इक्वल्स टू 0, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई t इक्वल्स टू 3 पर। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।